लास्ट क्लास में लास्ट में जाते जाते एक नोट करके लिखवाया था, रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब उसी सेट से उसी सेट में रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो बोलेंगे रिलेशन इज बीइंग डिफाइंड ऑन अ सेट, है ना। आ जाइए। ऑल राइट, अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी सेम सेट से सेम ही सेट में अगर रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं। थोड़ा अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होगा तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत अच्छे समझ भी आ जाएगा। आई होप कि थोड़ा बहुत पीएनसी आता हो सबको। पीएनसी का सबसे जो बेसिक आइडिया उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन रूल सबको क्लियर है, कब मल्टीप्लाई करते हैं पीएनसी में, कब ऐड करते हैं, ये क्लियर है सबको। कितने लोगों को पता है कब मल्टीप्लाई करते हैं, जरा हाथ खड़ा करना। पीएनसी में जैसे NC2 इंटू MC1 करते हो, कभी कभी कहीं ऐड भी करते हो। आप बताएंगे बच्चे, जरा खड़े हो जाइए, कब ऐड करते कब मल्टीप्लाई। हाँ, समझ तो नहीं आया, ठीक है आ जाइए। बैठ जाइए। और किसको पता है सही से? पता तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं प्रॉपरली। और कोई? अलग अलग काम है तो अच्छा ठीक है। इसमें एक आदमी है, आग लग गया इसमें, कितने तरीके से बाहर निकल सकता है? ये गेट है। रुको, उसका आंसर करने दो। कितने तरीके से होगा बच्चे? 5 तरीके से, ठीक है। तो क्या किया इसमें, क्या किया? ऐड किए। क्यों ऐड किए? अलग अलग काम तो है ही नहीं, काम तो एक ही है कि बाहर निकलना है। हाँ, तो 1 इंटू 2 क्यों नहीं कर रहे हैं? इधर से एक तरीका, इधर से एक, इधर से एक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 क्यों नहीं कर रहे? वाई 1+1+1+2। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तुम डेफिनेशन में क्या बोले थे? तो वर्क तो एक ही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, आइडिया है तुमको कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई, बट एक ऐसा लाइन जिससे एकदम बात क्लियर हो जाए, एक ही लाइन में कहानी क्लियर हो जाए, बताइए। बस सिंपल है इतना। काम अगर खत्म हो गया है और फिर ट्राई कर रहे हो उसी काम को, तो ऐड करते जाइए। काम अगर फिनिश नहीं हुआ है तो गुना करते जाइए। इतना सिंपल है, और इससे बड़े बड़े पीएनसी के सवाल बन जाते हैं। इधर से निकल गया एक तरीका, काम खत्म हो गया कि काम चल रहा है? खत्म हो गया, फिर उसी काम को दूसरे तरीके से ट्राई कर रहा है। अब यहां से मान लो यहां जाना है, ऐसा है, यहां से यहां जाने का 2 ट्रेन है और यहां से यहां जाने का 3 ट्रेन है, तो ए से सी तक पहुंचने के कितने तरीके हैं? तो बोलोगे यहां से यहां जाने का 2 तरीका। काम खत्म हो गया कि काम चल रहा है अभी? काम चल रहा है अभी, इसलिए गुना।
यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता टोटल कितने तरीके हो गए? 6। बहुत सिंपल है, पूरा पीएनसी पढ़ लिए और अगर ये बेसिक्स नहीं पता है तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं इसी में उलझ जाओगे, अगर अच्छा क्वेश्चन दे दिया ना इसी में फंस जाओगे, ऐड करे कि मल्टीप्लाई। तो क्या है, सिंपल एक लाइन है, काम अगर खत्म हो गया है और उसी काम को दूसरे तरीके से ट्राई कर रहे हो आप तो ऐड करो, और काम खत्म नहीं हुआ है तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो। इतना सिंपल है बस, ठीक ना? थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बेसिक पीएनसी का आइडिया रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि सब लोग समझ जाओगे। ऐसे ये टॉपिक मैं हर बैच में टच करता नहीं हूँ, नंबर ऑफ रिलेशंस बहुत कभी कभी सवाल भी आता है, हमेशा आता भी नहीं है, पर इधर जेई मेन में देखना हूँ पूछना स्टार्ट कर दिया है। 2024 में दिख गया एक सवाल हमको, 2024 या 23 में एक सवाल दिख गया हमको, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना होगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना होगा, ऐसे करके। तो इसलिए मैं सोचा बता दिया जाए इसको, है ना? एग्जाम्पल से करते हैं इसको, एक एग्जाम्पल से करेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है किसमें, ए से ए में। मेरी बात को समझना जरा ध्यान से, समझाने के लिए एक स्क्वायर बना रहे हैं, कितने बाई कितने का, 4/4 का। क्या होगा इस 4/4 के स्क्वायर में, एनी आइडिया? ये मैं ए क्रॉस ए को डिनोट करने के लिए बनाया हूं। ए क्रॉस ए के अंदर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर मिलने वाले हैं, जरा ये मुझे बता दीजिए। इसके पीछे कुछ कारण है ऐसा बनाने के पीछे, समझाने में आसान पड़ेगा इसके लिए ऐसा बनाया हूं। ऐसे ही ना बनेगा, 2 का पेयरिंग होगा 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये बात समझ में आ रहा है? 2 का 1 के साथ, ऐसे ही बनेगा ना, फिर समझ जाओगे, है कि नहीं? ये थोड़ा डायगोनल वाला बना देते हैं, इसी तरीके से और भी होगा, बाकी सब समझ आ रहा है ये? ठीक है। आर जो है इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होगा, हो सकता है इनमें से कुछ का कलेक्शन हो सकता है इनमें से सब का कलेक्शन हो, पर इसी में से किसी न किसी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा आर, है ना? तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बन सकता है? तो बोलोगे, अगर मैंने पूरे बैच को पीएनसी पढ़ाया होता ना तो पढ़ाने में मजा आता है ये ज़्यादा टॉपिक, पर ठीक है थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो पीएनसी में 2 अप्रोच है क्वेश्चंस को करने का, एक बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक होता है सब्जेक्टिव अप्रोच। तो एक होता है जैसे मान लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और आप इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हो 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स? तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना होता है, 2 पे पावर n। कैसे करते हो, n में से कोई 0, n में से कोई 1, ऐसे करके। ये क्या हो गया, 2 अप्रोच में से एक अप्रोच कोई हो गया, सब्जेक्टिव बोल लो ऑब्जेक्टिव बोलो, जो बोलना बोलो। इसको बोलते हैं सिलेक्शन प्रेफरेंस भी, ठीक है? एक और अप्रोच है, सिलेक्शन को प्रेफरेंस देने के बजाय ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दो। ऑब्जेक्ट को मतलब इसी से पूछो कि सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, तो इसके पास 2 रिप्लाई होगा, यस और नो का। काम खत्म नहीं हुआ इसलिए इनटू। फिर इससे पूछो सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है, तो इसके पास भी 2 रिप्लाई होगा, यस या नो का। ऐसे कितने बार, n टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? अब इस बात को समझिए कि इसमें सारा पॉसिबिलिटी कैसे आया। अगर मान लो सबने यस बोल दिया तो कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ, n ऑब्जेक्ट्स का। अगर सबने ना बोल दिया तो 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। अगर इसने यस बोला और बाकी ने नो बोल दिया मतलब एक ऑब्जेक्ट का इसने अगर यस बोल दिया और बाकी ने, तब भी एक ही ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन इस वाले का। तो इसमें जितना भी पॉसिबल सिलेक्शंस है वो सारा काउंट अपने आप हो जाएगा। इसीलिए ये भी एक तरीका है 2 टू द पावर NC0 NC1 वाला भी, और ये भी एक तरीका है काउंटिंग का। पर मुझे जहां तक आइडिया होगा कि ये वाला चीज पता नहीं होगा। कितने लोगों को पता है? ये बहुत कम लोगों को आइडिया होगा। एक बात,
दूसरा, अगर सेट थियरी बेस्ड क्वेश्चन करोगे पीएनसी में, जो कि आजकल बहुत पूछता है, जैसे अगर मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 और इसके दो सबसेट्स हम तैयार कर रहे हैं ए और बी। ये मान लीजिए कोई सेट है एक्स और इसी के दो सबसेट्स तैयार कर रहे हैं ए और बी। हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी एक्स के बराबर हो जाए, तो कितने तरीके से ए और बी चुन सकते हैं? किसी को आइडिया है? पीएनसी तो पढ़े हो, कितने लोग इसको बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचो। हम चाहते हैं ए और बी दो इसी के सबसेट्स हैं और हम चाहते हैं कि ए यूनियन बी का वैल्यू एक्स के बराबर हो जाए, तो कितने तरीके से ए और बी को चुन सकते हैं? तो ध्यान देना, अगर हम चाहते हैं कि हर, देखो ए यूनियन बी एक्स होने का मतलब क्या होगा कि हर एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ए यूनियन बी मोटा मोटी यही हो गया, हुआ कि नहीं? तभी ना एक्स के बराबर हुआ। इसका मतलब ए यूनियन बी में सारा का सारा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 के पास 3 चॉइसेस है रिप्लाई करने के लिए। सब एलिमेंट को पूछो, ऑप्शन दो, तो हर एलिमेंट के पास टोटल 4 रिप्लाई होगा। क्या क्या रिप्लाई होगा कि ए में भी जाएंगे, बी में भी जाएंगे, एक रिप्लाई। दूसरा हो सकता है ए में जाएंगे, बी में नहीं जाएंगे। तीसरा रिप्लाई हो सकता है ए में नहीं जाएंगे, बी में जाएंगे। चौथा रिप्लाई क्या हो सकता है? ए में भी नहीं जाएंगे, बी में भी नहीं जाएंगे। तो टोटल 4 रिप्लाई हो सकता है, ठीक है? ऐसे दूसरे एलिमेंट के पास भी, तीसरे चौथे के पास भी। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 4। हर एक के पास 4 रिप्लाई हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 4 टू द पावर 4। इसको दूसरे ढंग से भी सोच सकते हो कि ए एक सबसेट है तो इसका तरीका 2 टू द पावर 4, काम खत्म नहीं हुआ इसलिए इनटू, और बी भी सबसेट है तो इसका भी तरीका, तो ये उतना ही आ जाएगा 4 टू द पावर 4। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचते हैं कि अगर हमें ऐसा बनाना है कि ए यूनियन बी का वैल्यू एक्स हो जाए, तब कितना चॉइसेस होगा ए के पास रिप्लाई करने का? अब सोचो। तो इस एलिमेंट को अगर ए यूनियन बी में अपीयर होना है तो 3 चॉइसेस है ए के पास। क्या क्या? ए और बी दोनों में आ जाए, जो एलिमेंट दोनों में होता है वो भी ए यूनियन बी में अपीयर होता है, या ए में अपीयर हो बी में नहीं हो, इसमें भी ए यूनियन बी में अपीयर हो जाएगा, या हो सकता है ए में अपीयर नहीं हो बी में अपीयर हो, तब भी ए यूनियन बी में अपीयर हो जाएगा। तो इस एलिमेंट के पास कितना चॉइसेस है? 3 चॉइस। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 3 टू द पावर 4। मतलब 81 तरीके से ये दो सबसेट्स बना सकते हो। ऐसे इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। मोर और लेस कुछ ना कुछ ऐसा ही कहानी यहाँ होने वाला है। अब मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रेलर था, मेन कहानी इधर हम लोग को समझना है। अगर हम चाहते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा? तो आपको पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर ए से ए में डिफाइन कर रहे हो तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट हुआ बताइए? 16 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट? 16 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना? 2 टू द पावर 16, और नॉन एम्प्टी 2 टू द पावर 16 माइनस 1। याद है? ये पिछली क्लास का कंटेंट है। अब इसी को हम दूसरे ढंग से सोच रहे हैं कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर से पूछे हम कि भाई रिलेशन में अपीयर होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर के पास कितना रिप्लाई होगा? 2 रिप्लाई, यस या नो। सेकंड, अच्छा टोटल ऑर्डर्ड पेयर है कितना यहाँ पे? 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2। काम खत्म नहीं हुआ, दूसरे से पूछे तो फिर 2, फिर 2, फिर 2, 2, 2, 2, 2, कितने बार? 16 बार। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस? 2 टू द पावर 16। ये दूसरा तरीका हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट करने का। खैर वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम जानते ही हैं, वो फॉर्मूले से भी हो जाएगा। यहाँ मेन क्या है, अगर मैं ये पूछ दूँ कि भाई बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना है? क्या सवाल है? नंबर ऑफ
ऐसा कितना रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो ए से ए में जो नेचर में रिफ्लेक्सिव हो? रिफ्लेक्सिव का क्या, रुक जाइए, वेट वेट वेट, 4 नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को। रिफ्लेक्सिव होता क्या था, याद करिए डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव ये होता था कि हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बाकी किसी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता था, ये डेफिनेशन था। चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस ऑर्डर्ड पेयर को पूछें कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एक, उसमें अपीयर होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, तो उसको क्या रिप्लाई करना पड़ेगा? यस रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अगर 1,1 मिसिंग हो गया तो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। फिर समझ में आ रहा बात? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास कितना चॉइस है रिप्लाई करने का? एक चॉइस। मेरी बात को ध्यान से सुनना। फिर इसके पास कितना चॉइस होगा? एक। इसके पास एक, इसके पास एक। ये जो डायगोनल में दिख रहा है ये 12 में से 4 घटा दो, सॉरी 16 में से 4 घटा दो, तो ये 4 के पास तो एक एक रिप्लाई था, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 बार 1 ही रह गया। तो ये हो गया 1 टू दी पावर 4। अभी काम खत्म नहीं हुआ है इसलिए इंटू बाकी एलिमेंट्स को पूछो, तो इसके पास कितना रिप्लाई होगा? इस पे कोई कंडीशन ही नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या रिफ्लेक्सिव में बोला था? 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 1 2 से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाकी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बच गए उनके पास कितना रिप्लाई होगा? ये ट्रायंगल वाला जो दिख रहा है इधर 6, इन सारे के पास कितना रिप्लाई होगा? 2 रिप्लाई होगा। तो इसके पास भी 2 रिप्लाई, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, ये 6 जो ऑर्डर्ड पेयर है इन सबके पास कितना रिप्लाई है? 2 रिप्लाई। गुना होगा कि ऐड होगा? काम, यही समझाना चाह रहा था मैं कि काम खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बार बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, सिर्फ 6 नहीं, इधर भी 6 है, तो 6 और 6 टोटल 12। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 12। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना हो गया? 2 टू द पावर 12। ये कुछ एग्जाम्पल है। मान लो पहला सवाल था ये। दूसरा सवाल है, मान लीजिए इसी में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना होगा? ट्रांजिटिव काउंट करने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि ट्रांजिटिव हमारे सिलेबस के बाहर का चीज़ है, वो काउंट कर भी नहीं सकते हैं कोई नियम से। वो ट्रांजिटिव के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है भी तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है, वो बहुत ओलंपियाड वगैरह का सिलेबस में कहीं कहीं रहता है। एनीवे, ये बताइए नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना होगा? थोड़ा समझते हैं इसको। सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन था? डेफिनेशन ही याद करो कि अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है तो b कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। इन चारों के पास क्या रिप्लाई होगा? कितना तरीका होगा रिप्लाई करने का? नहीं, एक नहीं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो। अगर किसी रिलेशन के अंदर 1,1 प्रेजेंट नहीं हो तो क्या यह सिमेट्रिक है? है सिमेट्रिक। और अगर 1,1 प्रेजेंट हो इसके अंदर तो क्या यह सिमेट्रिक है? इसी को समझना है बच्चे, बात को कॉन्सेप्ट समझोगे तो बात समझ में आएगा कि क्या लिख क्या रहे हम, है ना। बहुत लॉजिकल चैप्टर पीएनसी। तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है कि नहीं दोनों? तो 1 1 से अगर पूछा जाए कि रिलेशन में अपीयर होना है कि नहीं होना, तो उसके पास कितने रिप्लाईज होंगे? 2 रिप्लाई। करेक्ट है। इसके पास 2 रिप्लाई, इसके पास 2 रिप्लाई, इसके पास 2 रिप्लाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो इनके पास तो 2 रिप्लाईज हो गए, लिख ही देता हूं थोड़ा, है ना। 1 2, यहां 3 1, इधर 4 1, थोड़ा लिख ही देता हूं समझाने के लिए। अब ये समझो एक मिरर है, इधर वाले का इधर मिरर इमेज है। मिरर इमेज बने जैसे 1 2 है तो 2 1, 1 3 है तो 3 1, 1 4 है तो 4 1, रिवर्स ऐसा। ठीक है, इसके पास कितना चॉइस होगा? इसको रिप्लाई करने का कितना चॉइस होगा? एक नहीं होगा, 2 चॉइस होगा। अब मेरी बात को फिर से सुनना कैसे। 2 कहानी हो सकता है, या तो प्रेजेंट हो तो दोनों प्रेजेंट हो, या एब्सेंट हो तो
दोनों एब्सेंट हो। मतलब जैसे मान लीजिए अगर 1,2 किसी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या यह सिमेट्रिक नहीं है? सिमेट्रिक है। 1,2 एब्सेंट है इसमें तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। पर 1,2 अगर प्रेजेंट हो जाए तब भी सिमेट्रिक हो सकता है। क्या यह भी सिमेट्रिक है? है। तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि या तो ये दोनों प्रेजेंट हो, एक चॉइस, या ये दोनों ही एब्सेंट हो, ये दूसरा चॉइस है। मतलब क्या, ध्यान से सुनना। तो इसके पास रिप्लाई करने के लिए दो चॉइसेस है। इसके पास कितना चॉइसेस है? दो चॉइसेस है। लेकिन इसके पास रिप्लाई करने का एक चॉइस है। माने क्या, अगर इसने यस बोल दिया तो इसको यस ही बोलना पड़ेगा, और इसने अगर नो बोल दिया तो इसको नो ही बोलना पड़ेगा, तब जाके सिमेट्रिक होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। सिमेट्रिक का डेफिनेशन ही यही है कि अगर 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1,2 प्रेजेंट नहीं है तो 2,1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2,1 अगर हो गया तो फिर से वही बात अटक जाएगा कि 2,1 है तो इसका रिवर्स 1,2 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये समझिए कि अकेले का नहीं बल्कि ये दोनों को मिला के रिप्लाई करने का कितना तरीका है? दो तरीका। क्या? दोनों या तो यस बोलेगा या तो दोनों नो बोलेगा। कितना तरीका है बच्चे? दो तरीका। किसके पास, कितने एलिमेंट के पास? इधर 6, इधर वाले एलिमेंट के पास कितना? 1। फिर से समझो, अगर इसके पास दो तरीका है रिप्लाई करने का, यस या नो, लेकिन इसके पास एक ही तरीका। क्यों? क्योंकि अगर इसने यस बोला तो इसको भी यस बोलना है, इसने अगर नो बोला तो ऑटोमेटिकली इसको भी नो ही बोलना पड़ेगा। इस यानी इसके पास कितना चॉइस है? एक चॉइस। इसके पास दो चॉइस है लेकिन इसके पास एक चॉइस। कौन सा एक चॉइस है? जो ये बोलेगा वही इसको भी बोलना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? इसलिए, या दूसरे भाषा से में ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों को मिला के दो चॉइस है। दोनों को मिला के रिप्लाई करने का कितना चॉइस है? दो चॉइस। ये भी चलेगा। तो अब ये बताओ, सोच के देखो और बताओ कि कितने एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइसेस है। ये नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स के पास भी दो चॉइस है। हाँ करेक्ट है, डायगोनल एलिमेंट के पास भी दो दो चॉइस था। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चे? 2 टू द पावर इधर 6 और इधर 4, यानी 2 टू द पावर कितना हो गया? 10 रिप्लाईज हो गया। इसका मैं एक फिर फॉर्मूला भी बता दूंगा, इनटू बाकी के लिए 1 1 1 1 1 हो गया। घर जाके दिक्कत इसमें ये होता है पीएनसी में अक्सर कि समझ तो गए, ठीक है, घर जाके हो जाएगा कि 2 टू द पावर 10 कहां से आया था, है ना? तो बढ़िया, आप लकी हो, आपके टाइम पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, देख सकते हो वापस से कि क्या एक्सप्लेनेशन था, है ना? बट बेस्ट ये होगा कि अगर आप इसका टूटा फूटा लैंग्वेज में अपने से इसका अगर एक्सप्लेनेशन एक बार लिख लो, अपने से, जो भी आपके लैंग्वेज में बेस्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो सबसे बेस्ट लगे उसमें लिख लो। उसके बाद नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ठीक है? चलो थर्ड देखो, फोकस करो, फोकस, नहीं तो तीसरा क्वेश्चन में और कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा। तीसरा क्वेश्चन सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एज वेल एज, रट के करोगे ना तो नहीं हो पाएगा काम, समझ के करोगे तो फॉर्मूला भी इजीली याद रख सकते हो। एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशंस। हम चाहते हैं कि रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो जाए। तो कितने रिलेशंस बनेंगे बच्चे? रिफ्लेक्सिव भी हो जाए और साथ ही साथ सिमेट्रिक भी हो जाए। तो सिमेट्रिक, देखो पहले तो रिफ्लेक्सिव पे ही गौर करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इन सब के पास क्या रिप्लाई होगा? कितने रिप्लाईज? एक एक रिप्लाई है इनके पास। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इनको यस बोलना ही पड़ेगा।
रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव बोलने का मतलब ही है कि इसको भी यस बोलना पड़ेगा, इसको भी यस, इसको भी यस और इसको भी यस। तो सबके पास कितना रिप्लाई हो गया? ये डायगोनल वाले के पास कितना रिप्लाई हो गया? एक एक रिप्लाई हो गया। समझ आ रहा है बात? तो ये हो गया 1 टू द पावर 4। अब मेरी बात को फिर से सुनना, रिफ्लेक्सिव का काम खत्म हो चुका है क्या? रिफ्लेक्सिव हो चुका है। जब चारों ने यस बोल दिया तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इनसे पूछते हैं, इधर वाले से, इनके पास क्या रिप्लाई होगा? दो दो रिप्लाई, यस नो। कितना? 2 टू द पावर 6 होगा। लेकिन सिमेट्रिक होने के लिए इनके पास कितना रिप्लाई होगा? एक एक रिप्लाई। अगर इसने यस बोला है तो इसको भी यस बोलना पड़ेगा। वही वाला बात फिर से आ गया कि ये दोनों को मिला के कितना रिप्लाई है? 2 रिप्लाई। दोनों को मिला के कितना रिप्लाई है? 2 रिप्लाई सिमेट्रिक होने के लिए। तो कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6 हो गया टोटल, यानी यही आंसर हो गया 2 टू द पावर 6। अब इसका ना हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ताकि अगर बाद में मान लो भूल भी गए हम ये अप्रोच, इसका लॉजिक अगर मान लो भूल भी गए, तो एग्जाम में लॉजिक वॉजिक से क्या लेना देना, आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? पर अगर लॉजिक याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन घुमाने उमाने का ट्राई किया तो उसमें फंसोगे नहीं। याद तो कितना रखोगे? मान लो अगर नीदर नॉर लगा दिया तब तो फंस जाओगे। फिर क्या नीदर नॉर में याद है ना, बहुत कहानी होता है पीएनसी में, बहुत सारा चीज, वो सेट थियरी का अप्रोच आ जाता है। ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ, और ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। और ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो वो क्वेश्चन के हिसाब से, फिर पीएनसी के हिसाब से अलग अलग सोचना पड़ेगा। पर ज़्यादातर वैसा मेंस में उतना डिफिकल्ट सवाल पूछता नहीं है। फिर भी हम कुछ लिमिटेड चीज़ें तो याद रख ही सकते हैं, हर चीज़ तो नहीं याद रख सकते, पर कुछ लिमिटेड चीज़ें। तो हम क्या मानते हैं कि इस बार फॉर्मूला किसके लिए डिराइव कर रहे हैं? मान लो आर एक रिलेशन है जो डिफाइन हो रहा है ए से ए में, और इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? एन मान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन। ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। तो बढ़िया से सोच के बताओ कि ए क्रॉस ए के अंदर जो बनेगा वो कितने एलिमेंट्स होंगे? बताइए जल्दी से। इस बक्से में कितने एलिमेंट्स होगा? बताओ जल्दी से। और डायगोनल के अलोंग कितना होगा ये भी बताओ। ये डॉट जो लाइन बना है उसका क्या मतलब है? कि और भी बहुत सारे लाइंस हैं बीच में। तो इसके अलोंग कितना ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? जल्दी से बताइए वैसे ही देख के। एन ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेगा। जैसे 4 4 का था तो 4 ऑर्डर्ड पेयर था, ऐसे ही यहां एन ऑर्डर्ड पेयर। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना हो गया? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना हो गया? तो ये सबके पास एक एक रिप्लाई, और बाकी कितने ऑर्डर्ड पेयर बच गए जरा ये बताओ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना है? क्या एन स्क्वायर है? अच्छा, नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस कितना हो जाएगा? 2 पे पावर एन स्क्वायर, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितना हो जाएगा? फिर से सोचिए। तो ये एन एलिमेंट्स है डायगोनल में, इनके पास एक एक रिप्लाई है। बाकी कितने बच गए? एन स्क्वायर माइनस एन। उन सब के पास कितना रिप्लाईज होगा? 2 2 रिप्लाई। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार? एन स्क्वायर माइनस एन टाइम्स, यानी 2 पे पावर एन स्क्वायर माइनस एन। ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होगा? देखो पढ़ाने में भी बहुत स्किल है। अगर मैं डायरेक्ट एन लेके बताता ना तो नहीं समझ में आता, 4 लेके बताया तो समझ में आ गया। तो एक बार लॉजिक बन गया तो एन में भी समझ आ गया।
सीधा एन लेके बताता तो नहीं पल्ले पड़ता, बात कंफ्यूज हो जाते और उल्टा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचिए ऐसे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितना। तो फिर से वही बात है कि ये सबके पास कितना रिप्लाई सिमेट्रिक है, तो दो, फिर एक नहीं, फिर वही बात, दो रिप्लाई है सबके पास। इन सबके पास कितना रिप्लाई है, दो रिप्लाई। प्रेजेंट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी इन सबके पास कितना रिप्लाई है, कितना रिप्लाईज है, दो रिप्लाईज है, ठीक है बढ़िया। इन सबके पास कितना रिप्लाईज है, दो रिप्लाईज, लेकिन इधर वाले के पास एक एक रिप्लाई। अगर इसने यस बोला तो इसको भी, या इसने नो बोला तो इसको भी नो, तो ये दोनों को मिला के एक, ये दो चॉइस है, या तो दोनों यस या दोनों नो, इन दोनों को मिला के दो चॉइस है। तो ऐसे बताओ कितने एलिमेंट्स के पास दो दो चॉइसेस है, तो थोड़ा सोच के बताना। ये टोटल एलिमेंट्स है जिनके पास दो दो चॉइसेस है, ये टोटल एलिमेंट्स। तो ये बताइए कितने एलिमेंट्स, जरा ध्यान से सोच के बताओ। देखो एन घटा दो टोटल में से, तो हो गया एन स्क्वायर माइनस एन। ये कौन कौन सा हो गया, इधर वाला और इधर वाला का ये नंबर हो गया इतना। क्या ये बात समझ में आ रहा है, डायगोनल वाले को छोड़ के इतना हो गया, और दोनों तरफ बराबर बराबर ना होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, करेक्ट है। तो दो से डिवाइड कर दें, दो से डिवाइड कर दिए, सही है। अब चाहते हो कि नहीं इसको भी उसी में शामिल कर ले, डायगोनल वाले को भी, तो और क्या हो जाएगा, एन ऐड होगा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। समझ आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, टू पे पावर इक्वल टू टू पे पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। ये टू पे पूरा पावर है ये। क्या ये बात समझ में आया, ये नंबर ऑफ, कितने एलिमेंट के पास दो दो चॉइसेस है, इन सब के पास दो दो चॉइसेस है, साथ ही इधर वाले सबके पास दो दो चॉइसेस है, और इधर वाले के पास दो दो है, लेकिन इधर वाले के पास एक एक चॉइसेस है। क्या बात समझ में आ गया। तो कितना हो गया, इधर टोटल मिला के कितना हो गया, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इधर वाला काउंट करेंगे, इधर वाला कितना है, तो ये और ये मिला के है कितना, एन स्क्वायर माइनस एन। तो इधर वाला निकालने के लिए इसका आधा कर दिए, और इसमें इसको जोड़ दिए डायगोनल वाले को कितना, एन। तो ये इतना आ जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है कि नहीं, पर अच्छे से समझेंगे तो बात समझ में आ भी जाएगा। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हो गया। उसके बाद क्या है बच्चे, नंबर ऑफ ऐसा रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ऐसा रिलेशंस जो सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव भी हो। तो कॉन्सेप्ट आप लोग खुद ही लगाओ, सोचो थोड़ा कि हमने क्या किया था। अगर रिफ्लेक्सिव होना तो इसके पास कितने ऑप्शंस, एक एक, रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक एक था, और इनके पास कितना, दो दो, और इधर वाले के पास कितना, एक एक। तो इधर वाला था कितना एलिमेंट्स, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो ये हो गया टू टू द पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव। समझे, चलो लिख लो इसको बढ़िया से जल्दी।
चलो एक जेई मेन का ही सवाल लिखवाता हूँ, रिसेंटली जो पूछा हुआ है। हाँ लिखो ना तुम। सवाल लिखे तो सवाल लिखो, इसके अकॉर्डिंग स्पेस छोड़ लो कॉपी में, जितना लिखना हो उसके अकॉर्डिंग सवाल लिखे। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस the number of symmetric relations defined on the set 1, 2, 3, 4 करली ब्रैकेट के अंदर, which are not reflexive is, थोड़ा ध्यान से, which are not reflexive is। A नॉट बी याद है क्या होता था सेट थियरी में? A बट नॉट B, कई बार क्वेश्चन कराए हैं ऐसा। क्या होता है? A माइनस A इंटरसेक्शन B, बिल्कुल वही वाला सवाल है। क्या बोला है? सिमेट्रिक होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव नहीं होना। तो क्या करोगे? सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। क्या पढ़ते हैं वेन डायग्राम में? थोड़ा याद करिए। ए नॉट बी को क्या बोलते हैं वेन डायग्राम में? ए नॉट बी, इसको क्या बोलते हैं? ये चाहिए ना, मतलब ए में से क्या माइनस करना है? बी नहीं, ठीक है बी भी बोल सकते हो बट बेस्ट है ए इंटरसेक्शन बी। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव चाहिए बट सॉरी सिमेट्रिक चाहिए बट रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव में से किसको घटाएंगे? सॉरी सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में से किसको घटाएंगे? रिफ्लेक्सिव को नहीं, तब तो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक को। ये 2024 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का, जनवरी का है या किसका है? इसका है 30 जनवरी वाला जो हुआ था शिफ्ट 2 में, उसमें पूछा है ये सवाल। मतलब इस वाले वैल्यू में से इस वाले वैल्यू को माइनस करना है, यही ना है? इसका आंसर आया हुआ है, इधर ही लिखा हुआ है। नहीं तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 10 माइनस 2 का पावर, फाइंड आउट करो। इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, एग्जैक्ट वैल्यू देखिए कितना आता है। कि ऑप्शन वाला, ध्यान नहीं दिया, इंटीजर टाइप था कि ऑप्शन वाला था? इंटीजर टाइप है, आ जाएगा। करो ना कैलकुलेट, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं आना चाहिए।
1024 में से कितना घटेगा? कितना आंसर आ रहा है? 980 आ रहा है। 916। 960 करेक्ट है। 960 है ना? करेक्ट है, गुड। चलो 1 मिनट और है लिखने के लिए, जल्दी से लिखो। लिख लिया है? तो लिख लिया तो इधर उधर क्या कर रहा है तुम? हाँ कैलकुलेट करो। 2 to the power 10 होता है 1024, और 2 पे पावर 6 हो गया 64। घटा के देखो। बताना है कि इन दोनों में से R1 और R2 में से कौन इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन नहीं है। ये भी जेईई मेन 2024 का ही सवाल है, और इसमें 4 ऑप्शंस है। R1 R2 दोनों ही इक्विवेलेंस है, R1 है R2 नहीं है, R2 है R1 नहीं है, R1 R2 दोनों ही इक्विवेलेंस नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक अब मैं चीज आपको रिमाइंड करा दूं, लास्ट में आपको बोला भी था जाते टाइम पे, कि कभी कभी जैसे ये दिया हुआ रहेगा का R इज डिफाइंड ऑन नॉट A, डिफाइंड ऑन A क्रॉस B। इसका मतलब क्या है कि R डिफाइन हो रहा है A क्रॉस B, भी तो एक सेट ही है। इससे किस में डिफाइन हो रहा है? A क्रॉस B में। मतलब क्या कि R के अंदर जो एलिमेंट्स इस बार आने वाला है, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा, और इसका एलिमेंट खुद ही एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, और इसका एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। समझ में आ रहा है? और ऐसा बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? वही रिलेशन सेकंड वाला है। एलिमेंट रिलेटेड नहीं है एलिमेंट से, बल्कि रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? एन क्रॉस
एन पे, एन क्रॉस एन माने नेचुरल नंबर के दो सेट्स का प्रोडक्ट। तो ये भी एन क्रॉस एन में ही लाई करता और ये भी एन क्रॉस एन में, माने ए से इस टाइप का कुछ रिलेशन है यहाँ पे। ये दूसरा वाला जो R2 है ना, ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है किसके साथ, ऑर्डर्ड पेयर का। और R1 सिंपल रिलेशन है, जैसा अभी तक पढ़ते हम लोग आए हैं, लास्ट में ये बताए थे चीज है ना। एक डीपीपी में भी सवाल भी है, तो थोड़ा सोचिए यहाँ पे। पहले वाले रिलेशन के बारे में सोचो, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस खत्म। तीनों होता तब ना इक्विवेलेंस बोलते उसको। तो चेक करिए, चेक करो इसको, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। बोलने का जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन करिए, फिर मैं आंसर पूछूंगा तब आप बताइएगा। R1 अगर चेक कर लिए हो तो सिमिलरली R2 के बारे में चेक करिए कि R2 है या नहीं है। ये भी जेईई मेन 2024 का ही पूछा हुआ सवाल है। ये दोनों सवाल जरा इसको अटेम्प्ट करिए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में R1 सिमेट ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? कितने लोग का आंसर आ रहा है नहीं है, और कितने लोग का आंसर आ रहा है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव का क्या डेफिनेशन था? हर एलिमेंट खुद के साथ डिफाइन होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए है ना। तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? क्या हर रियल नंबर के लिए ये बात ट्रू है? तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव में क्या डेफिनेशन था? हर एलिमेंट खुद ही के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इस रिलेशन में वन वन के साथ रिलेटेड होगा, जरा देखो तो। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया तो इक्विवेलेंस भी नहीं हुआ। पर फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए R1 के बारे में बताइए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये RST मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं। R इज फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक एंड T फॉर ट्रांजिटिव। तो ये बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं। सिमेट्रिक है?
है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 1 है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 1 होगा। क्या ये ट्रांजिटिव है? थोड़ा सोचो। मान लो ए और बी रिलेटेड है, फिर मान लीजिए बी और सी रिलेटेड है, ये दोनों मान लो कि 1 1 है, तो क्या ए और सी रिलेटेड होगा? ऐसा होने से क्या ये 1 होगा? जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल है सोचना कि मान लो कि ये 1 है तो ये कितना हो गया 0, तो ये 0 है तो ये कितना 1, क्या ये दोनों 1 हो गया मिलके? ये तो 2 हो गया, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मान लो कि ए और बी रिलेटेड है, ऐसा मानना है, फिर मानना है कि बी और सी भी रिलेटेड है, फिर देखना है कि ऐसा मानने से क्या ए और सी भी रिलेटेड आ रहा है। अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव है, नहीं आ रहा तो नहीं है ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव तो ये नहीं हुआ। अगर ट्रांजिटिव नहीं हुआ तो फिर इक्विवेलेंस होने का तो कोई बात ही नहीं है। सेकेंड रिलेशन पे आते हैं। अब ये बताओ, जब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका यही है कि इसके इधर जो लिखे हो वही चीज इसके इधर भी लिखो और देखो कि रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। तो मान लो मैंने a कॉमा बी यहां लिखा, R2 मैंने यहां लिखा और फिर a कॉमा बी यहां लिखा, है ना? ये चीज बताइए, ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? थोड़ा सोच के देखो। a कॉमा बी यहां है, R2 यहां है, और इस नियम को लगाओ, ये वाला नियम। ये नियम क्या था? a प्लस डी बी प्लस सी बराबर होना चाहिए, ये नियम है। ये नियम यहां लगा के देखिए कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स। नियम लगाइए, देखिए। ये दोनों का सम और ये दोनों का सम चाहिए था, तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम बराबर है सारे ए और बी के लिए कि कुछ कुछ के लिए? सब के लिए। माने सारा ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेटेड होगा। सारा का सारा ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ रिलेटेड होगा, इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव है। ऐसे ही चेक करिए कि क्या ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक बोलने का मतलब है कि आप इसको यहां कर दो और इसको यहां कर दो और देखो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये मानते हुए कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्या? पहले मानना है कि ए बी से रिलेटेड है, फिर देखना है कि बी ए से रिलेटेड है या नहीं है। तो पहले मान लिया कि ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम देखेंगे रिवर्स करके कि रिलेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? C कॉमा डी R2 A कॉमा बी। हमने ऐसा इसका मतलब माना हुआ है पहले से कि ऐसा है, ठीक। तो अब देखो C प्लस बी और D प्लस ए, क्या ये सेम है? पहले से अगर ऐसा मान रखा है तो करेक्ट है। फिर से देखो C प्लस बी और D प्लस ए, क्या ये सेम है? है, सेम है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ये मानिए कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है? तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? हम मान लेते हैं कि A कॉमा बी इस रिलेशन से रिलेटेड है C कॉमा डी से, एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ, और फिर मान लेते हैं कि ये दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर किसी एक और ऑर्डर्ड पेयर E कॉमा एफ से रिलेटेड है। यही ना मानते हैं? ये हमने अज्यूम कर लिया। तो हमें ये देखना होता है कि क्या ये इसके साथ कनेक्टेड है। अगर है तो ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉन ट्रांजिटिव, यही ना बोलते हैं। तो ये देखो आप कि अगर हमने ऐसा मान लिया है, इस बात का क्या मतलब कंक्लूजन निकला कि A प्लस डी और B प्लस सी आपने इक्वल मान लिया है, ये कंक्लूजन था। और आपने ये भी अज्यूम कर लिया, मतलब आपने क्या अज्यूम कर लिया कि C प्लस एफ
डी प्लस ई के बराबर है, ये अज्यूम कर लिया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसके लिए ए प्लस बी और ई प्लस ए और बी और ई और एफ, क्या ये आपस में रिलेटेड है? ये देखना है हमें, ये ढूंढना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये ढूंढने के लिए इन दोनों को यूज करो। अगर ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आ गया तो बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। तू जरा खड़े हो जा, खड़ो, खड़े हुए, खड़े हुए। वो सारा कुछ एक्सप्लेन करो, राइट साइड वाला जो लिखा मैंने, जल्दी। वो वन इक्वेशन लिखा वो कैसे आया, सेकंड इक्वेशन लिखा वो कैसे आया, कहाँ से आया, बताओ, बोलो। सो रहा था ना तुम, सो रहा था ना, सो रहा था ना। कितने लोग थोड़ा लाइटली ले रहे हो क्लास को, कि अरे क्लास में थोड़ा बोल बोल लेते तो चल जाता है? कितने लोग को अभी लग रहा है ऐसा? पहला दूसरा क्लास है इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम नहीं हो रहे हैं। हम इतना मेहनत से बोल रहे हैं इसी के लिए, सोएगा तुम क्लास में बैठ के? इधर आके खड़े हो जाओ, इधर आके खड़े हो जाओ जल्दी। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन के हेल्प से देखो कि ये ट्रू आता है कि नहीं। देखो क्या करोगे इसमें, सोचो। दोनों इक्वेशंस को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिए आप। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो इधर का एक सी और इधर सी कट जाएगा, इधर डी और डी कट जाएगा। ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ए प्लस एफ इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, सी और सी कट जाएगा, डी और डी कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा इधर, बी प्लस ई। तो देखो तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू आ रहा है, ये रिलेशन ट्रू आ रहा है, फॉल्स? ट्रू आ रहा है। तो ये रिलेशन हमें ट्रू मिल गया। ट्रू मिल गया तो क्या ये ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव। मतलब क्या है, R2 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और R1 नहीं है। चलिए वो सवाल बनाइए खुद से। तुम कॉपी लेके आओ और वहां खड़ा हो जाना, वहां से दिखेगा ना, खड़ा होके लिखेगा, जा लेके आ कॉपी। थोड़ा आपका बिहेवियर ठीक रहेगा क्लास का, अगर थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक रहा तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाई जा सकती है ना। अदरवाइज फिर क्या करोगे, करना पड़ेगा फिर, क्या ऐसे होगा ना, फिर जितना जैसे पीएनसी पढ़े तुम लोग बाइनोमियल, वैसे टच कर करके निकलना पड़ेगा। जैसे वो ना फॉर्मूला फिर लिखवा दिया करूँगा कि देखो जी रिफ्लेक्सिव इतना होता है, याद कर लो। उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन फिर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंसियर होना पड़े, क्योंकि ये क्लासरूम का साइज़ बहुत बड़ा है, ये क्लास का साइज़ बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या, आपको अपने साइड से ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा थोड़ा। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि डिसिप्लिन क्लास में मेंटेन हो। क्या छोटा स्मॉल बैच साइज होता है ना, 50 का है, 60 का या 100 तक भी है, तो क्या आसान रहता है। इतने बड़े क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना, क्या ये
एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टूडेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अनलेस अगर आप डिसिप्लिन हो क्लास में, डिसिप्लिन अगर नहीं हो क्लास में, तो बड़ा मुश्किल है जो हम कन्वे करना चाहते हैं आपको, जितना आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं उतना डिलीवर कर पाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम। जैसे वो जेई एडवांस लेवल तक पहुंचेगा बात ना, या उसके ऊपर क्रॉस करेगा, तो क्या बहुत शार्प अटेंशन चाहिए, बहुत इंटेंस फोकस। उसमें डिस्ट्रैक्टेड माइंड से आप 50% यहाँ बैठेंगे, 50% आप इन्वॉल्व रहेंगे कोई और चीज़ों में, तो फिर काम वो बनता नहीं है। कितना आ रहा है? नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? वही मुझे लग रहा था कि उसी में फंसोगे। क्या ये नहीं पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2? ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस R2 का मीनिंग क्या हुआ? करेक्ट। ए माइनस बी का एक्चुअल मतलब क्या होता था? सेट थ्योरी में पढ़ा होगा ना, वेन डायग्राम में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ए माइनस बी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का एक्चुअल मतलब ये होता है, याद है सबको? तो R1 माइनस R2 जो पूछ रहा है, उसमें अगर किसी ने ऐसा किया कि R1 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 50 है फॉर एग्जांपल, और R2 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 30 है, और किसी ने 50 माइनस 30 कर दिया, तो उसका आंसर गलत हो गया। हमें R1 के एलिमेंट्स में से R2 के एलिमेंट्स नहीं माइनस करने हैं, हमें क्या माइनस करना है? R1 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से उसको माइनस करना है जो R1 और R2 में कॉमन है। यही सब लैंग्वेज में क्वेश्चन फंसा लेता है। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? बेसिकली इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढना है। वी हैव टू बेसिकली फाइंड दिस थिंग। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें एग्जैक्टली पता करना है। अब थोड़ा सोचिए सवाल को। कितना? 36 आ रहा है। 36 कितना माइनस किए हो? ठीक लग रहा है, ये करेक्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया। सो DPP 1 आपको होमवर्क दिया था, है ना? बना लिए सब? कोई डाउट भी है उसमें? चलो डाउट डिस्कस कर लिया जाए। 5 मिनट है अपने पास, 5 मिनट में तो हो ही जाएगा डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन से रिलेटेड PYQ हम लोग करेंगे। जितना भी, सब तो नहीं कर सकते, पर फिर भी 10-12 क्वेश्चन ट्राई करेंगे करने का, जो अभी रिसेंट ईयर्स में पूछा है। आप सब लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम प्रीवियस 3 साल का या 4 साल का, 3 साल का ही करोगे तो उसमें 30-32 क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत शिफ्ट हो गया ना एग्जाम का। 2024 में ही रिलेशन से आपको 10-12 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक अभी एक और बचा हुआ है 2024 में, उसी में 10 सवाल, 10-11 सवाल मिल जाएगा खाली 2024 में ही। हर शिफ्ट में एक सवाल मिलेगा। तो ऐसे आप 3 साल का कर लो, 24-23 और 22 का एटलीस्ट आप क्वेश्चंस, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मार्क्स करके एक ऐप है, या JEE करके भी एक ऐप है। मार्क्स पे आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा, वो बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ उसमें। MARKS मार्क्स को बहुत लोगों को पता भी होगा आई थिंक। तो वो ऐप पे वो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से वो दिया हुआ है। उसमें एक आध, उसमें चैप्टर होगा सेट्स एंड रिलेशंस करके, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन होगा, उसको देख लेना अगर बना सकते हो तो, या स्किप कर देना। बाकी जितने क्वेश्चंस है उसको ट्राई कर लीजिए।
उसी में से कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। और खुद से अगर बनाओगे ना और बनने लगेगा उसमें से 50-60% भी शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा भी परसेंटेज, तो क्या एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस शुरू से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखो आप जैसे 10 क्वेश्चन नॉर्मल बनाए और 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनाए, दोनों से लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग जनरेट होता है। मतलब 10 क्वेश्चन आप कहीं से उठा के बना लिए और 10 क्वेश्चन आप जेई मेन का प्रीवियस ईयर बनाए या जेई एडवांस का, तो दोनों से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो अलग होगा। जब जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन बनने लगता है ना, तो अपने आप अंदर से एक एनर्जी आता है कि अब कर सकते हैं, लग रहा है कि अब उसके लायक हैं। और क्या ये प्रयास से ही होगा, आप एकाएक नहीं होगा कि कोई चैप्टर बनाने बैठे तो शुरू में ही पूरा का पूरा बन जाए 100%, ऐसे नहीं होता है। शुरू में हो सकता है 40% बने, 50% क्वेश्चन बने, 60% भी बन सकता है। थोड़ा मेहनत करते 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 बढ़ेगा वो परसेंटेज। 3 साल का क्वेश्चन मिनिमम, अगर आपको लगता है उसके बाद और अच्छा लग रहा है तो 4 ईयर 5 ईयर तक का बना जाओ, 2020 तक का। ठीक है, बना के आएंगे सभी लोग। होमवर्क में आपका यही है, क्योंकि डीपीपी 1 तो कर लिए होगे, तो होमवर्क में यही है कि जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करके आना। फिर जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जब हम आपको देंगे बनाने के लिए, तो वो और बेहतर उसका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। ठीक है, क्या डाउट है जरा देख ले, कितना है उसमें बताइए। पहला सेट में क्या बोल रहा है कि ए जो है, नहीं बी जो है वो क्या होना चाहिए, ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले यही सोचो ना कि बी क्या ले सकते हैं, बी क्या क्या ले सकते हैं, इसी के बारे में पहले सोचो, सुनना ध्यान से। तो R1 क्या होगा जरा देख ले थोड़ा, हम एक आध दो एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हमने बी को 1 फिक्स कर लिया, तो ए को क्या रख सकते, सोचिए। स्टेटमेंट है कि ये वाला नंबर इधर जो भी लिखने वाले हैं उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पे 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या, नहीं। अगर यहां पे हमने 2 लिख लिया, तो यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं, अब सोचो। 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, तो 2 ऑर्डर्ड पेयर बन गया ऐसा। अब ये पैटर्न मन में समझ में आ गया ना, तो पैटर्न अगर मन में समझ में आ गया, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 कितना बनेगा, ये तुरंत बात क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर हमने B को 1 रखा था, तो A के लिए एक ही चॉइस था, माने एक ऑर्डर्ड पेयर मिला ऐसा। और B के जगह जब हमने 2 फिक्स कर लिया था, तो A के लिए 2 चॉइसेस हो गया, 1 और 2, माने 2 ऑर्डर्ड पेयर बना ऐसा। अब ऐसे ही सोचो, अगर B के जगह 3 रखेंगे, तो A को रख सकते हैं 1 और 3, जितना 3 का नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, तो 2 चॉइसेस और 4 के लिए। ऐसे 20 बार लिखना पड़ेगा। जेई मेन में आजकल कैलकुलेशन वाला भी सवाल पूछ रहा है, इसका और कोई तरीका नहीं है, ध्यान रखना। तो 4 के लिए कितना होगा, 1 2 4, 5 के लिए 2, 6 के लिए 1 2 3 और 6 4, 7 के लिए 2, 8 के लिए नहीं 1 2 4 और 8, 4 सही है। 9 के लिए 3, 10 के लिए 4, 1 2 5 और 10, 11 के लिए 2, 12 के लिए 6, 1 2 3 4 6 और 12, 13 के लिए 2, 14 के लिए, 14 के लिए जोड़ो 1 2 7 एंड 14, 15 के लिए सोच के 1 3 5 और 15, 16 के लिए 1 2 4 8 16 5, 17 के लिए 2, 18 के लिए 6, 1 2 3 6 9 एंड 18, 19 के लिए 2 और 20 के लिए 5 नहीं 1 2 4 5 10 एंड 20, 6। अच्छा इतना तो हो गया नंबर ऑफ R1। ये कितना आया,
बोलो ऐड करके। 8 6 14 2 16 4 20 5 25 31 37 39 39 4 43 46 50 50 6 56 56 58 61 63 65 66 66 आ रहा है, ये 66 आ रहा है। अब ये बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 इंटरसेक्शन R2 कितना आएगा। तो पहले तो थोड़ा सोच लेते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 में आने वाला क्या है भाई। थोड़ा सोचते जरा इसको कि R1 इंटरसेक्शन R2 में क्या क्या मिलने वाला है हमें, जरा सोचें। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है कि B A से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरे वाले स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जरा पढ़ के समझाओ। A इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B माने क्या, A इज डिविजिबल बाय B। 10 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, 5 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है 5 गुना 2। तो 10 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 माने क्या, 10 इज डिविजिबल बाय 5। तो A इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B माने क्या, इस बात का मोटा मोटा ये मतलब हो गया कि A इज डिविजिबल बाय B। ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अब दोनों में कॉमन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड या कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये भी ट्रू होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब B भी डिविजिबल होना चाहिए A से और A भी डिविजिबल होना चाहिए B से। भाई बताओ ऐसा कौन कौन सा नंबर है, A की जगह क्या ले, B की जगह क्या ले, ताकि A भी B से डिवाइड हो जाए और B भी A से डिवाइड हो जाए। तो बोलोगे दोनों को सेम रखना पड़ेगा, और तो कोई चॉइस है नहीं। एक को 8 रख लिए, एक को 2, तो 8 तो 2 से हो जाएगा डिवाइड, पर 2 तो को डिवाइड करने जाओगे 8 से तो फ्रैक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या बोलोगे, दोनों नंबर सेम रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा बच्चे, 1 1 2 2, ऐसे कहां तक, 20 20 तक। सही है। तो ये बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए, इसके अंदर आ गया 20 एलिमेंट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 66 माइनस 20 यानी 46 आ गया। तुम्हारा कितना आया था आंसर, 10 तक कर दिए खाली। अच्छा, गिनने में गलती की है मतलब। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें डाउट ज्यादा होना नहीं चाहिए, वैसे एक आध को ऐसा डाउट होगा तो देख लेंगे। अगले क्लास से नहीं करेगा ना ऐसा, लिख के जाना।